हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है तीसरा पेपर बीएड का टीचिंग एंड लर्निंग जिसे शिक्षण एवं अधिगम बोलते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले जो है मैंने आपको फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर, मटेरियल के बिहाफ पर प्रोवाइड करा दिया है। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग अब चौथे यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम क्या समझ रहे हैं, टीचिंग क्या होती है और टीचर क्या होते हैं उसको समझ रहे हैं। क्योंकि आपका ये बीएड का कोर्स है तो ये वाला पोर्शन आपके लिए समझना बहुत महत्व हो जाता है। और खास करके आज वाला जो क्लास है, यानी कि हम लोग टीचिंग एंड टीचर क्या होते हैं, शिक्षक और शिक्षण क्या होते हैं, उसको हम लोग समझ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक होगा हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है ये वीडियो उसी से रिलेटेड है कि मैंने बताया उसमें टीचर क्या होते हैं और टीचिंग के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजों को मैंने A to Z अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करा दिया है। अब हम लोग समझेंगे कि टीचिंग का जो प्रोसेस होता है, टीचिंग की जो प्रक्रियाएं होती है, उसको हम लोग समझेंगे आज। तो ये आज का टॉपिक है टीचिंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया किस तरीके से होगा। ऑब्वियसली आप एक टीचर है तो आपको यह समझना जरूरी है कि शिक्षण प्रक्रिया किस तरीके से उपयोगी बनेगा, क्योंकि यह शिक्षण प्रक्रिया ही आपको एक अच्छा टीचर बनाता है, आपके क्लास को एक प्रभावित क्लास बनाता है, एक इफेक्टिव क्लास बनाता है। इसको समझे बगैर आप अपने क्लास को इफेक्टिव नहीं बना सकते हैं। तो समझते हैं हम लोग किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, इसको फेजेस ऑफ टीचिंग बोलते हैं। एक नाम आता है जैक्सन, जिनका क्या कहते हैं 1966 में बर्थ हुआ था। जैक्सन ने इनको 3 फेजेस में बांटा है। फेजेस का मतलब होता है अवस्थाएं, यानी कि टीचिंग के जो अवस्थाएं होती है उसको 3 भागों में बांटा हुआ है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक होता है आपका प्री एक्टिव स्टेज, जिसे कि पूर्व क्रिया अवस्था बोलते हैं। एक होता है आपका इंटर एक्टिव स्टेज, जिसको क्या बोलते हैं, अंतः क्रिया, अंतः क्रिया अवस्था बोलते हैं। और एक होता है आपका क्या कहते हैं, पोस्ट एक्टिव स्टेज, जिसे कि उत्तर क्रिया अवस्था बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, उत्तर क्रिया अवस्था। अब तीनों अवस्थाओं में एक टीचर किन किन प्रोसेस को अपनाएगा, किन किन विधियों को प्रयोग करके अपने शिक्षण को, अपनी टीचिंग को बहुत प्रभावित बना सकता है, उसको हम लोग समझेंगे आज। और बहुत डिटेल में समझेंगे और उस तरीके से भी समझेंगे कि ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है हर साल तो आप इसको कैसे, किस मैटर से लिखेंगे कि ये बहुत इफेक्टिव आपका आंसर बनेगा। पहले हम लोग जो है पहला फेज जो मैंने बताया आपको कौन सा होता है टीचिंग में, पहला फेज या पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है आपका प्री एक्टिव स्टेज, यानी कि पूर्व क्रिया अवस्था। तो पूर्व क्रिया अवस्था जो होती है इसको आप समझ लीजिए पहले अच्छे तरीके से, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। पूर्व क्रिया अवस्था का मतलब होता है कि टीचर जो है अपने क्लास में जाने से पहले पहले जितनी भी प्रिपरेशन करता है, जितने भी मटेरियल सेलेक्ट करता है, मुझे कैसे पढ़ाना है, मुझे किस विधि से पढ़ाना है, बच्चों का आयु कितना है, बच्चों के एज के अलावा उसका स्तर लेवल कितना है, ये सारी चीजें, यानी कि जैसे कि हम जब टीचिंग में जाते हैं ना, तो हम टीचिंग में जाने से पहले इसको समझिए, टीचिंग पढ़ाने से पहले हम 3 भागों में अपने आप को बांटते हैं। एक तो पढ़ाना क्या है मुझे, पूर्व क्रिया अवस्था। एक मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, इंटर क्रिया अवस्था। एक मेरा क्या कहते हैं कि मेरा क्या परिणाम आएगा मेरे पढ़ाने का, है ना। तो उसको 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला आपका क्या होता है, पूर्व क्रिया अवस्था में हम पूरी तरीके से योजना बनाते हैं कि हम किस योजना से पढ़ाएंगे, किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, कि हम किस प्लानिंग से पढ़ाएंगे कि हमारा जो है क्या कहते हैं कि टीचिंग जो है बहुत इफेक्टिव होगा, टीचिंग हमारा बहुत इफेक्टिव होगा। तो पहले में क्या आता है कि टीचर अपने क्लास में जाने से पहले पहले, पूर्व क्रिया अवस्था में क्या होता है, टीचर अपने क्लास में जाने से पहले पहले जो भी प्रोसेस अपनाएगा, जो भी प्लानिंग अपनाएगा, जो भी मेथड अपनाएगा, यानी कि हम करते हैं ना, जैसे लेसन प्लानिंग बनाते हैं, एक पेज लेते हैं कि बच्चे आपको आज ये पढ़ाना है, तो हम एक पेज लेते हैं। तो क्लास में जाने से पहले पहले जितने भी रिसोर्सेज को प्रयोग करते हैं, उसको कंटेंट को बनाने के लिए दूसरों से, किताबों से, लोगों से, फोन से, टीचर से, सारे मेथड को अप्लाई करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 13 साल से बच्चे जो पहले होते हैं उनको क्या कहते हैं, उसको ये कहते हैं कि आप स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाओ तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। 5 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं ये कहते हैं कि उसको प्ले वे मेथड से सिखाओ, बच्चा अच्छे सीखेगा। और जो मैच्योर बच्चे होते हैं उसको आपके व्याख्या विधि से। तो ये सारी चीजें जो प्लानिंग की जाती है टीचिंग करने से पहले पहले, उसको हम बोलते हैं पूर्व क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था, जैसे इसको इसीलिए क्या नाम और भी दिया जाता
जाता है। इसको टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि ये टीचिंग प्लानिंग स्टेज ही होता है, क्योंकि टीचिंग से पहले पहले जो चीजें की जा रही है। तो इसमें इसको हिंदी में बोलेंगे शिक्षण नियोजन व्यवस्था, है ना। और उसके बाद कॉन्सेप्चुअलाइज, यानी कि मटेरियल्स को, विधियों को, टेक्निक्स को कॉन्सेप्चुअलाइज दिया जाता है। मुझे ऐसे पढ़ाना है, यहां पर मुझे ऐसे डिस्कस करना है, यहां पे मुझे बोर्ड का ऐसे यूज करना है, यहां पर मुझे बच्चों से ऐसे क्वेश्चन आंसर करना है। ये जो प्लानिंग की जाती है ये पूर्व क्रिया अवस्था में की जाती है। तो ये होता है आपका पहला प्रोसेस। अब पूर्व क्रिया अवस्था में कौन कौन से स्टेप्स अपनाए जाते हैं, कौन कौन से सब एलिमेंट अपनाए जाते हैं, वो एलिमेंट मैंने यहां पर इंक्लूड किया है ताकि आपका आंसर बहुत इफेक्टिव हो सके। देखिए, टीचिंग ऑपरेशंस इन प्री एक्टिव स्टेज, यानी कि पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएं। पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएं कौन कौन सी होगी उसको समझिए। पहला होता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स, यानी उद्देश्यों का निर्धारण करना। फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स का क्या मतलब होता है? उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्यों को निर्धारण हम किस तरीके से करेंगे? देखिए, टीचर जो है बच्चे का पूर्व ज्ञान को जानेगा, पूर्व लेवल को जानेगा, पूर्व अनुभव को जानेगा, कक्षा के स्तर को जानेगा, उसकी एज को जानेगा, उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं उसको पहले जानेगा, तब जाकर के वो उसके अकॉर्डिंग अपने चीजों को कोरिलेट करेगा कि मैं बच्चे को हां इस तरीके से पढ़ाऊंगा तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। यानी कि फॉर्मुलेट करना अपने गोल्स को, उद्देश्य को। सपोज दैट कि आप जो चीजें पढ़ा रहे हो उसका उद्देश्य तो होगा ना। सपोज दैट कि अगर आप जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो सभ्यता है वो पढ़ा रहे हो, तो सभ्यता सिखाना आपका उद्देश्य तो है ना। आप अगर सिविक्स कोड के बारे में पढ़ा रहे हो, है ना, क्या कहते हैं कि उसके बाद क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आप अपना गोल तो डिफाइन करोगे ना भाई, कि मेरे बच्चे को मेरे लेक्चर से ये गोल मिलना चाहिए, ये उद्देश्य मिलना चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको क्या, मेरा उद्देश्य क्या है कि बच्चे को पढ़ाना आ जाए, किस तरीके से पढ़ाते हैं, टीचिंग प्रोसेस क्या होती है वो आ जाए। तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स बहुत कंपलसरी है, जो पहले स्टेज में आता है। उद्देश्य को देख करके, ऑब्जेक्टिव्स को, आप अपने मकसद को देख करके अपना लेक्चर क्रिएट करते हैं। दूसरा होता है आपका सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी कि पाठ्य वस्तु का चुनाव। पाठ्य वस्तु का चुनाव बहुत जरूरी होता है जब आपका उद्देश्य, जो गोल डिफाइन हो गया कि मुझे सभ्यता को पढ़ाना है, तो पूरी हिस्ट्री में जिनकी सबसे बेस्ट सभ्यता थी वो मैंने पाठ्य वस्तु का सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट कर लिया। जैसे कि अगर मुझे क्या कहते हैं कि हिस्ट्री पढ़ाना है तो हिस्ट्री का ही तो कंटेंट मटेरियल में लेके जाऊंगा। अब मैं आपको क्या कहते हैं कि ज्योग्राफी का तो उठा के नहीं लेके जाऊंगा ना। अब अगर मुझे ग्रामर पढ़ाना है तो मैं प्रोज और पोएट्री को तो उठा के नहीं लाऊंगा ना। मेरा कंटेंट जो होगा वो उसी से कोरिलेट होगा जो मैंने उद्देश्य अपना बनाया है। दूसरा पॉइंट होता है कंटेंट सिलेक्शन, है ना। उसके बाद होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड टीचिंग स्टाइल, यानी शिक्षण शैली तथा तत्वों की व्यवस्था संबंधित कार्य। दो बात है इसमें, है ना। क्या क्या है? एक होता है आपका अरेंजमेंट करना और टीचिंग स्टाइल, यानी कि टीचिंग स्टाइल। एक होता है अरेंजमेंट करना। सपोज दैट कि आप शिक्षण बिंदु जिसे बोलते हैं ना, टीचिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको जो है क्या कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारी सभ्यताएं हैं। उसके बाद मिडवल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, उसमें भी बहुत सारे जो राजा है, लोग हैं, उनके अलग अलग कार्य है। अब आप एक ही टाइम में सारा कुछ तो बच्चे को नहीं सिखा सकते हो ना। तो आप एक शिक्षण बिंदु बनाओगे ना कि आज मुझे मुगल कार्य के बारे में बताना है ना। आज मुझे शाहजहां, उसमें भी शाहजहां के बारे में बताना। जैसे कि टॉपिक आपने चुना कि मुझे जो है मैं क्या कहते हैं कि मिडवल में बताना है, मिडवल हिस्ट्री पढ़ाना है, उसमें से आपने किसी बादशाह को, शाहजहां को लिया। अब उसके जो कार्य है उसको भी बांटा। अब उसके जो काम है कि किस भागों में हुआ है उसको भी बांटा। कौन सा काम राजनीतिक के तरीके से हुआ है उसको भी बांटा। तो ये सारे जो होते हैं ये शिक्षण बिंदु बन जाएंगे। अब एक एक लेक्चर में आप एक एक शिक्षण बिंदु को डिस्कस करोगे। अब दूसरी बात होता है आपका इसमें टीचिंग स्टाइल, यानी कि टीचिंग जो शैली होती है ना। जैसे मैंने बताया आपको, एक 5 साल का जो बच्चा होगा वो सिर्फ प्ले वे मेथड से अच्छे सीखेगा, और उसके बाद का जो बच्चा होगा स्टोरी टेलिंग से सीखेगा। मैच्योर बच्चा जो होगा वो जो है व्याख्या विधि से सीखेगा। तो ये जो क्या कहते हैं आपका जो टेलिंग है, यानी कि टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग स्टाइल को भी बदलना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं सपोज दैट कि ये जो मेरा टीचिंग स्टाइल है इसको मैं और ज्यादा इफेक्टिव बना सकता था जब मैं स्मार्ट प्रोजेक्ट के थ्रू से पढ़ाता, वो अभी मुमकिन नहीं है मेरे लिए। तो अभी कहने का मतलब है कि आप जो है टीचिंग स्टाइल को भी देखोगे कि बच्चे की क्षमता, बच्चे की आयु, बच्चे की एज, बच्चे की योग्यता, बच्चे की मानसिक क्षमता, वो सारी लेवल को देख करके आप अपने क्या करोगे, आप अपने जो है टीचिंग स्टाइल है उसको डिफाइन करोगे। अदरवाइज आपका लेक्चर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद होता है आपका डिसीजन मेकिंग अबाउट स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की व्यूह रचनाओं के संबंध में निर्णय, है ना। स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग,
एक स्ट्रेटेजीज होती है टीचिंग की जो विधि है, उस विधि को डिसीजन मेकिंग करना, यानी कि आप क्या करोगे, शिक्षण रचनात्मक बनाओगे, एक डिसीजन करोगे। जैसे कि क्या कहते हैं कि एक लेक्चर है मेरा, इस लेक्चर से मेरी बहुत बातें निकल सकती हैं, मेरी बातों का जो स्ट्रेटेजीज है वो बहुत तरीके से, जैसे कि मैं डिस्कस करके भी पढ़ा सकता हूं, एक स्ट्रेटेजीज तो ये हो गया। जैसे कि मैं आपको जो है ना करके दिखा के भी पढ़ा सकता हूं, एक स्ट्रेटेजीज ये हो गया। एक जो होता है आपको स्टोरी टेलिंग के तरीके से भी पढ़ा सकता हूं, क्योंकि बच्चा जो है ना, एक बच्चा सुन करके सीखता है, एक बच्चा देख करके सीखता है, एक बच्चा लिख करके सीखता है, एक बच्चा जब तक कर नहीं लेता है तब तक नहीं सीखता है। तो ये जो स्ट्रेटेजीज है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से सीखेगा, और एक बच्चा सब तरीके से सीखता है, तो ये जो स्ट्रेटेजीज है डिसीजन मेकिंग में, ये स्ट्रेटेजीज, ये विधि को अपनाना जरूरी है इस तरीके से कि मुझे कौन से बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चा जो है बहुत इफेक्टिव तरीके से सीखेगा। तो ये था आपका चौथा। उसके बाद होता है आपका सिलेक्शन ऑफ टीचिंग फैक्ट स्ट्रेटेजीज फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, शिक्षण युक्तियों का चुनाव। स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर इसमें एक नया है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर जो होता है ना, सपोज दैट कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कि अगर आप क्लास लेने जा रहे हो तो कोई भी किसी भी तरीके से तो आप कुछ भी पढ़ाना नहीं शुरू कर दोगे ना, हर मैटर का अलग अलग पोर्शन होता है। क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट मैथड, स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथड का मतलब होता है जैसे आज मुझे भूगोल पढ़ाना है ना, मुझे भूगोल पढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, एक जो है ग्लोब ला करके यहां रखूंगा, एक चार्ट पेपर लाऊंगा, एक नदी का नक्शा बनाऊंगा, और क्या कहते हैं पूरी तरीके से भूगोल के जो तरीके होते हैं पढ़ाने के वो मैं बताऊंगा। अगर मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको लैंग्वेज पढ़ाना है, तो लैंग्वेज में क्या करूंगा, मुझे भूगोल की जरूरत नहीं है, मुझे जो है चार्ट पेपर की जरूरत हो सकती है उसको समझाने के लिए। जैसे कि बच्चों को समझाने के लिए आप क्या करते हो, ए फॉर एप्पल, तो अब एप्पल बना देते हो उस तरीके से। ये होता है आपका क्या कहते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर सिलेक्शन, यानी कि आपको जो पेपर पढ़ाना है उस पेपर, जैसे कि आप जो है मैथमेटिकल पोर्शन करते हो तो उसमें जो है कैलकुलेटर का यूज करके टीचर कैलकुलेटर बना देगा। टीचर जो है बहुत सारे जो टूल्स है, क्या कहते हैं कि एक्सेस है उसके, बहुत सारी चीजें उनको इंक्लूड करके अपना जो है टीचर अपने जो है लेक्चर को बहुत प्रभावित बना सकते हैं। तो ये थे आपके 4 पॉइंट यहां पे, है ना, 4 पॉइंट थे यहां पर। उसके बाद जो दूसरा जो टाइप्स होता है, यानी फेजेस ऑफ टीचिंग के जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग इंटरएक्टिव स्टेज। ये कौन सा, इसको क्या बोलेंगे, अंतःक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं। अब जो है ये अंतःक्रिया अवस्था शुरू हो जाता है। वहां पर बच्चे ने क्या किया, पूर्व क्रिया अवस्था में टीचर ने क्या किया, पूरा योजना बना लिया, इस तरीके से पढ़ाना, इस तरीके से पढ़ाना, इस तरीके क्वेश्चन करना, इस तरीके से वो ये अब जाकर के वो समझ गया कि ठीक है, अब वो तैयार होकर के टीचर पढ़ाने के लिए गए। अब जो है अब शुरू होता है, अब ये जो इंटरक्रिया अवस्था है, जो क्या कहते हैं कि इंटरक्रिया अवस्था है, पूर्व क्या इसको क्या बोलेंगे, अंतःक्रिया अवस्था है, ये अब शुरू होता है। टीचर जब से इंटर करता है अपने क्लास में, तब से जो है इसका क्या कहते हैं कि इंटर करने के साथ में ही आपकी अवस्था ये वाली शुरू हो जाती है, जैसे ही इंटर करता है ना। तो अब जो है इंटर जब करेगा तो उसमें जाने के बाद में अपना जो लेक्चर जब तक प्रस्तुत करता रहेगा तब तक इस एज को, इस स्टेज को माना जाएगा। कब से, अब जो योजना बना करके इंटर जैसे ही किया क्लास में, ऐसे ही अंतःक्रिया शुरू हुआ। और कब तक, अपनी जो लेक्चर है जब तक वो प्रस्तुत करते रहते हैं, 30 मिनट का 35 मिनट का, वो पूरा जो प्रस्तुत करते रहते हैं अपने 35 मिनट में टीचर्स, वो होता है आपका इंटरक्रिया अवस्था। अब इस अवस्था में किन किन चीजों को समझना जरूरी है, किन किन प्रोसेस से चलना जरूरी है, उसको समझेंगे। पहला होता है आपका साइजिंग अप द क्लासेस, यानी कक्षा आकार की अनुभूति, यानी कि कक्षा आकार की अनुभूति। जैसे ही आप पढ़ाने के लिए गए अपने क्लास में, जाते ही अपने जो पोडियम है उस पर खड़े हुए, अब जो है आपने क्या किया, साइजिंग अप क्लासेस, यानी अपने क्लास पर एक तरीके से एक नजर डाला और ऐसे करके आपने कहा कि आपने देखा सब बच्चों को कि अच्छा इस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं। अब एक आपका जो है एटीट्यूड वाला भी सिस्टम शुरू हो जाता है कि ए बच्चे तुम यहां आओ, ए लड़की तुम लड़के के पास से हटो, ए लड़के लड़की सब उधर चले जाओ, लड़के इधर। ये विधि आपको कभी नहीं अपनाना है। साइजिंग अप का मतलब ये नहीं है कि आप ये करो, अपना जो है डूड वाला सिस्टम वहां अप्लाई करो। साइजिंग अप का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के बोलो ए बच्चे तुम आगे बैठो, ए बच्चे तुम वहां से हटो, ये नहीं है। साइजिंग अप का मतलब होता है कि आपको ये समझना है कि आप बच्चों को, ठीक है बैठे हुए हैं बच्चे, ठीक है आप अरेंजमेंट करो उस बच्चे का, है ना, लेकिन ये नहीं लड़की तुम उधर जाओ, लड़के तुम उधर जाओ, ये नहीं करना है। क्योंकि आप अगर बच्चे को चेक कर रहे हो तो बच्चा भी तो आप टीचर को चेक कर रहा है कि बच्चा देख रहा है कि इस टीचर क्या कर सकते हैं, कितना पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने के अलावा बाकी सब कुछ कर सकते हैं, बच्चा भी तो सीख रहा है ना। आपको क्या करना
करना है। साइजिंग अप का मतलब होता है कि एक टीचर इस चीज को समझे कि जो चीजों को मैं पढ़ाऊंगा, जिन चीजों को मैं कहूंगा, मेरी बात वहां तक पहुंच पाएगी, जो बच्चे वहां बैठे मेरे जो पढ़ाने का तरीका है उसको देख पाएंगे कि नहीं। यानी कि आप ना अपनी कमियों को पूरा करने के लिए साइजिंग अप कर रहे हैं, ना कि उनकी कमियां निकालने के लिए। समझ में आ गया होगा। उसके बाद होता है अब इसमें जो होता है आपका डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, यानी कि छात्रों का डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, यानी कि छात्रों का क्या कहते हैं कि जो छात्रों की जो प्रॉब्लम है, वो वीकनेस है, उसको समझना। इसमें 3 पॉइंट होता है। एक होता है परसेप्शन करना, एक होता है क्या कहते हैं डायग्नोसिस करना, और एक होता है रिस्पॉन्स करना। ठीक है ना। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले जो है टीचर अपने बच्चों की कमियों को जानेगा। क्या एज है, कितना सीखा हुआ है, किस लेवल का बच्चा है, कितना लिख सकता है, कितना पढ़ सकता है, कितनी देर का लेक्चर सुन सकता है, ये समझ लिया। ये यहां पर क्या हुआ, परसेप्शन ये चीज कर लिया। बीमारी क्या, जैसे कि डॉक्टर बीमारी को जांच किया ना, ऐसे टीचर ने एक परसेप्शन कर लिया, जांच कर लिया। अब जो है डायग्नोसिस, अब उसका जो है किस तरीके से इसका सोल्यूशन है, कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, उन्होंने ये दिमाग में लगाया। अच्छा बच्चा 5 साल के पहले का क्लास का है, चलो हम लोग जो है क्या प्ले वे मेथड से सीखते हैं, चलो बच्चों। अच्छा बच्चा 13 साल से पहले का है, चलो हम लोग स्टोरी टेलिंग से सीखते हैं। अच्छा बच्चा पीएचडी का है, तो ठीक है व्याख्या विधि से सीखते हैं, है ना, क्वेश्चन ऐसे आंसर विधि से सीखते हैं। तो ये विधि आपने क्या कहते हैं उस बीमारी का, उस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन निकाला। अब अनुक्रिया, अनुक्रिया का क्या मतलब होता है, अनुक्रिया यानी कि आप रिस्पॉन्स, आप वो चीजें करना शुरू कर दिए हो। आपने प्रॉब्लम समझा, आपने उसका सोल्यूशन निकालने की विधि को समझा कि हाँ ठीक है लेक्चर मेथड से पढ़ा सकते हैं। अब जाकर के क्रिया करना, रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिए हो। उसके बाद होता है आपका अचीवमेंट आर एक्शन ऑपरेशंस, यानी कि क्रिया अथवा उपलब्धि। यानी कि इसमें 2 बात होती है। इसमें 2 बात कौन सी होती है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल क्या कहते हैं अचीवमेंट। एक होता है वर्बल, ये जिसे कि क्या बोलेंगे मौखिक, और दूसरा होता है लिखित अचीवमेंट। देखिए आप जब क्लास में जाते हो, अब आपने डिसाइड कर लिया बच्चे की ये प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। अब आप 2 तरीके से करते हो ना रिस्पॉन्ड। आपका अचीवमेंट किस तरीके से निकल के आता है, 2 तरीके से। एक होता है आपका वर्बल, यानी कि आप जो है बोल करके भी बच्चे को सिखा रहे हो, और आप जो है खामोशी से भी सिखा रहे हो, चुपचाप होकर के भी सिखा रहे हो। यानी कि आप कभी बातें कर रहे हो, कभी डिस्कस कर रहे हो, कभी क्वेश्चन आंसर, ये जो सारी विधियां अपनाया जाता है ना, ये किस में आता है, अचीवमेंट में आता है। यानी कि क्या अचीवमेंट कर रहे हो, किस अचीवमेंट से आप अप्लाई कर रहे हो चीजें, क्या अचीवमेंट बच्चों से आप पा रहे हो, किस विधि से, वर्बल से या नॉन वर्बल से, इन्हीं 2 तरीके से अप्लाई किया जाता है। उसके बाद होता है आपका सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, उद्दीपकों का चुनाव। जैसे आपने सुना होगा रिस्पॉन्स एंड स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, आपने सुना होगा। यानी कि बच्चा जो है ना, बच्चे को जब आप क्या करोगे, आप उसकी प्राइज करोगे, उसको अवार्ड दोगे, उसकी प्रशंसा करोगे, तो बच्चे के अंदर में क्या होता है, स्टिमुलस, उद्दीपन जगता है। तो उद्दीपन जगेगा तो बच्चा क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा। जैसे आपने अपने लेक्चर को बहुत प्रभावित तरीके से पढ़ाया और बच्चे ने एकदम समझ गया बच्चा, अब बच्चा जो है उधर से रिस्पॉन्स भी देगा, है ना। तो ये उद्दीपक आपको जगाना बहुत जरूरी है। यानी कि बच्चे के अंदर में बच्चे को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है आप उसको सिखाने के लिए। उसके बाद होता है आपका क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली। पहला क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली। बच्चे को समझ लिया कि बच्चा किस विधि से उद्दीपन हो रहा है, बहुत उत्तेजना हो रहा है अपने अंदर से। अब आपने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस, वही उत्तेजना का जो तरीका है उसको आपने अप्लाई कर दिया। जैसे कि है, मैं अगर आकर के आपके क्लास में, बच्चे की क्लास में प्ले वे मेथड से सिखाना शुरू करता हूं, बच्चे 1 बॉल, 2nd बॉल, 3rd बॉल, 5 बॉल, बच्चे 1 बॉल मुझे दो, हाउ मेनी बॉल डू यू हैव, आपके पास कितने बॉल बचे। तो ये प्ले वे मेथड से आपने समझ लिया, अच्छा बच्चा इस तरह से अच्छे से सीख रहा है। आपने क्या किया, उसी विधि से पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी कि स्टिमुली आपने उसका, यानी कि उसका उद्दीपन समझ लिया, उसकी उत्तेजना समझ लिया। अब उसी उत्तेजना के बिहाफ पर आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो आपका लेक्चर बहुत इफेक्टिव होगा। उसके बाद होता है आपका फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, यानी पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन। फीडबैक में दो बातें होती है। देखिए अब जो है टीचर जो है अपना लेक्चर समाप्ति की तरफ जा रहा है, अब जो है वो धीरे धीरे से फीडबैक की तरफ जा रहा है। अब फीडबैक जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक फीडबैक तो ये होता है कि 2 तरीके से क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या कहते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स में क्या होता है, आप जैसे ही बच्चे ने कोई जवाब दिया, टीचर ने बोला वाह वेरी गुड बच्चे, यू वेल डन वेरी गुड। अब जो है बच्चा जो है ना, बच्चे अंदर से क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस पाकर के बहुत उत्तेजित हो रहा है। अब जो है कुछ बच्चे ने अगर आंसर अच्छा नहीं दिया तो टीचर ने कहा तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तुम तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो ये जो पोर्शन है ना, इसको कभी नहीं अपनाना है। ये 2 तरीका होता है फीडबैक देने का, ये कभी नहीं करना है। बच्चे को आपको उत्तेजित करना है, उसकी प्रशंसा करना है, कोई बात नहीं बच्चे नहीं बोल पाया आपने, नेक्स्ट टाइम बोल लेना, डोंट वरी, ये चीज है। उसके बाद होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज को डेवलपमेंट करने का क्या मतलब होता है, एक टीचर जो होता है वो टीचर
स्टूडेंट से भी सीखता है, वो खुद अकेले नहीं सीख रहा होता है। तो टीचर सीखता किस तरीके से है, जब वो पढ़ा रहा होता है तो देखता अच्छा बच्चा तो मेरे लेक्चर को ज्ञान ही नहीं कर पा रहा है, बच्चा तो मेरी चीजों को समझ ही नहीं पा रहा है। अब वो अपनी कमियों को जो है डेवलप करता है, स्ट्रैटेजीज, यानी कि बच्चा भी अपनी कमियों को डेवलप कर रहा है कि नहीं टीचर जो है थोड़े वर्ड इंग्लिश के बोलते हैं, मुझे भी सीखना चाहिए। अब जो है टीचर क्या सोच रहा है, अरे हिंदी के बच्चे बैठे मुझे भी सीखना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज, इस तरीके से डेवलपमेंट को करते हैं अपने स्ट्रैटेजीज को। अब हम लास्ट वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि ड्यूरिंग पोस्ट स्टेज जो क्रियाएं प्रोसेस होती है वो क्या होता है। ड्यूरिंग पोस्ट स्टेज को क्या बोलेंगे, उत्तर क्रिया अवस्था। इस अवस्था में क्या होगा, डिजाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ बिहेवियरल चेंज, यानी कि आपको पता है कि टीचिंग का क्या मतलब होता है कि यहां पर आकर के अब तो लेक्चर कंप्लीट हो गया ना, अब जो है यहां पर मूल्यांकन करेगा, अब वो फीडबैक लेगा। अब वो फीडबैक किस चीज का लेगा, फीडबैक जो लेगा वो लेगा कि बच्चे ने क्या अचीवमेंट किया है, डायमेंशन ऑफ बिहेवियरल चेंज, बच्चे की बिहेवियर में चेंज आया है कि नहीं। सपोज दैट आपके क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, जब मैंने ये कहा कि एक बच्चा, आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि बच्चे आप ये बताओ कि आपके क्लास में एक बच्चा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप डायरेक्ट बोलोगे सर निकालो ना उनको क्लास से। लेकिन आपकी मैंने मनोविज्ञान को बढ़ाया, मैंने कहा नहीं बच्चे की क्लास है, बच्चे की क्षमता पर है तो बच्चे को आप समझाओ। तब आपने क्या है कि अपने अंदर में बच्चे के दिमाग को समझना शुरू कर दिया। अब जब जो है अब आप इजीली उसको समझा पा रहे हो, तो क्या हुआ, बिहेवियर चेंज कितना पाया गया है वो देखा गया। यहां पर फीडबैक हो जाता है कि आपने जो लेक्चर दिया है उसमें से कितना बच्चे ने सीखा है। उसके बाद होता है आपका सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस एंड टेक्निक। एप्रोप्रिएट डिवाइस यानी कि आप जो है फीडबैक का तरीका कौन सा अपनाओगे। एक तो क्वेश्चन आंसर से आप अपना पूछ सकते हो, एक जो होता है आपने जो है क्वेश्चन पेपर दिया उस पर लिख करके फीडबैक आपने ले लिया, एक जो है आपका एग्जाम लास्ट में किया जाता है। तो ये अलग अलग टेक्निक से अलग अलग तरीके से, लेकिन इसमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये जो आप उसको समझेंगे ना, उसकी जो क्षमताओं को समझेंगे, उसका जो फीडबैक आप लेंगे तीन भागों पे लेंगे। एक भाग होगा आपका कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान, नॉलेज कितना गया उसको, अफेक्टिव यानी कि उसने रिसीव कितना किया, और उसके बाद होता है आपका साइकोमोटर, उसने उसको प्रक्रिया कितना किया, उपयोग कितना किया। ये तीन भागों को इसमें देखा जाता है फीडबैक लेने में। उसके बाद होता है आपका चेंजिंग द स्ट्रैटेजीज गाइडेंस गेदर्ड, चेंजिंग स्ट्रैटेजीज गेदर्ड, यानी कि अब जो बच्चे ने चेंजिंग, यहां पर क्या है, ये जो गिवन क्या कहते हैं, सॉरी, ये जो टर्म्स है ना, स्ट्रैटेजीज के जो टर्म्स है, ये जो एविडेंस है जो गैदर्ड किया है, जो एविडेंस क्लास से टीचर ने गैदर्ड किया है, यानी कि उसको जमा किया है कि अच्छा इस विधि से बच्चा सीखता था, इस विधि से कि जो बच्चे को मैंने सिखाया तो यहां पर अच्छा किया इन लोगों ने, प्लेवे मेथड से सिखाया वहां पर भी बहुत अच्छा किया, व्याख्या विधि से जो मैंने सब सिखाया था वो एविडेंस निकल के आ गया कि व्याख्या विधि से बच्चों ने बहुत अच्छे से ग्रहण नहीं किया। तो ये था आपका 3 फेजेस ऑफ टीचिंग, ये था आपका प्रोसेस ऑफ टीचिंग। और इस तरीके से जिस तरीके से मैंने इसको फॉर्मेट किया है, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको बहुत इफेक्टिव तरीके से आपको 110% जो जितना नंबर का क्वेश्चन होगा उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमने क्या समझा, प्रोसेस ऑफ लर्निंग को समझा, जिसमें कि फेजेस ऑफ टीचिंग को किस तरीके से बांटा गया उसको समझा। किसी तरह का क्वेश्चन हो, किस तरीके का क्या कहते हैं इंक्वायरीज हो, कमेंट सेक्शन है, मैं आपको विद इन 5 मिनट्स आंसर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बहुत इफेक्टिव तरीके से सीखें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।